मैं आपको अपने अनुभव के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। शीर्षक, मैं बाद में डूब गया। जब मैं 8 साल का था, मैं 3 रिश्तेदारों के साथ पूल में गया। मैं डूब गया, लेकिन मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। जब मैं थका हुआ था और लगभग हार मान चुका था, तो आखिरकार मुझे मेरे पिता ने बचा लिया। मैंने इसे बाद में सुना। डूबने के कगार पर मेरा चचेरा भाई विपरीत किनारे पर डूबने लगा। ऐसा कहा जाता है कि हर कोई उस पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। ऐसा लगता है कि डूबना भी जीतने वाला पहला व्यक्ति है। मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूँ। नमस्ते सज्जनों, हेलो महिलाओं, यह ताकाजुन है। आइए आज अपने भविष्य के लिए ज्ञान का निर्माण करें। मैं बहुत सारी किताबें कैसे पढ़ सकती हूँ। हम किताबों से ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मैं इसे संक्षेप में पेश करूँगा। किसी पुस्तक को प्रभावी ढंग से पढ़ने के लिए आपको 3 बिंदु लेने होंगे। 1. पढ़ने से पहले क्या करें। 2. पढ़ते समय क्या करें। 3. पढ़ने के बाद करने के लिए चीजें हैं। मानव मस्तिष्क को यह जानने की जरूरत है कि यादों को कैसे रखा जाए। यदि आप इसे जानते हैं, तो इसे अपनी स्मृति में रखना संभव है, चाहे आप इसे पेपर बुक में पढ़ें या स्मार्टफोन पर। यह भी शोध है कि जब आप उन्हें कागज की किताबों में पढ़ते हैं तो कहानियों को आपके सिर में लाना आसान होता है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि यह व्यावहारिक स्तर पर बहुत बदल जाएगा। मुझे निश्चित रूप से कागज की किताबें बेहतर लगती हैं। मुझे उम्मीद है कि हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है अगर वे इसे पसंद करते हैं। पढ़ने से पहले क्या करें, उद्देश्य तय करें। सबसे पहले मैं आपको किताब पढ़ने से पहले क्या करना चाहता हूँ, इसे पढ़ने का उद्देश्य तय करना है। उस किताब को पढ़ने से आपको क्या मिलता है, आप किस तरह की बातें जानना चाहते हैं, कृपया यह तय करें। यह सलाह आम है। इसका कारण यह है कि हमारी यादों में केवल सार्थक जानकारी बनी हुई है। मानव मस्तिष्क ऊर्जा बचाने की कोशिश करता है। जब तक आपसे संबंधित जानकारी या आपकी रुचि की जानकारी सामने नहीं आती है, तब तक इसे याद नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले मैं मस्तिष्क में दिलचस्पी लेने जा रहा हूँ। हालांकि मुझे लगता है कि यह सलाह वास्तव में बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि अगर आप पढ़ने से पहले उद्देश्य तय करते हैं, तो आप सामग्री को नहीं जानते हैं, और जैसे ही आप इसे पढ़ते हैं, आप इसमें रुचि ले सकते हैं। तो एक बिंदु है, पहले सामग्री की तालिका को देखें। सामग्री की तालिका को देखते हुए और सामग्री की भविष्यवाणी करते हुए इसे एक प्रश्नोत्तरी के रूप में सोचें। मुझे लगता है कि ऐसे समय होते हैं जब ऐसे कई शब्द होते हैं जिन्हें आप लाइन में नहीं जानते हैं, लेकिन कृपया भविष्यवाणी करें। इस भविष्यवाणी से भटकना ठीक है। दूसरी ओर, यदि आप निराश और विश्वासघात करते हैं तो यह यादगार होगा। यह याद रखना आसान है कि अप्रत्याशित घटनाक्रम या आश्चर्य हैं या नहीं। गलतियां करना ठीक है, इसलिए कृपया मजे करते हुए भविष्यवाणियां करें। यदि आप ऐसा करते हैं, तो आप उन वस्तुओं को पढ़ना छोड़ सकते हैं जो भविष्यवाणियों की श्रेणी में थे, और यह जल्दी से पढ़ने के लिए तकनीकों की ओर भी जाता है। फिर प्रत्येक शीर्षक पर थोड़ा सा नजर डालें। यदि आप प्रत्येक की शुरुआत और अंत को देखते हैं, तो आप बता सकते हैं कि क्या आप पूर्वानुमान सीमा के भीतर हैं या पूर्वानुमान सीमा के बाहर हैं। यदि यह अपेक्षित सीमा के भीतर नहीं है, तो आपको इसे ध्यान से पढ़ना चाहिए। पढ़ते समय क्या करें, सामग्री को सारांशित करें। यह कुछ ऐसा है जो आप पढ़ते समय करते हैं। मान लीजिए कि पढ़ने के दौरान उम्मीद के दायरे से बाहर एक आश्चर्य था। यदि आप इसे पढ़ते हैं, तो इसे पढ़ने के बाद कुछ दिलचस्प लिखा जाता है, लेकिन आप इसे भूल जाएंगे। दूसरे शब्दों में, भले ही यह दिलचस्प था, यह मेरी याद में बना रहा, लेकिन सामग्री को याद नहीं किया गया था। मनुष्यों के लिए यह याद रखना आसान है कि उन्होंने क्या अनुभव किया है और उन्हें क्या जीने की आवश्यकता है। हालांकि उन यादों को भूलना आसान है जो भावनाओं से जुड़ी नहीं हैं, जो नहीं हैं। मैं मनोविज्ञान के विस्तार नामक एक तकनीक का उपयोग करता हूँ। सीधे शब्दों में कहें, यह एक सारांश है।
उस उत्साह को अपने शब्दों में व्यक्त करें। पुस्तक की सामग्री को सारांशित करें। मेरे अपने शब्दों में क्या आश्चर्य की बात थी। इस बारे में सोचें कि उत्साह कहाँ था। जब आप सारांशित करते हैं तो अपनी भावनाओं को बहुत सारी भावनाएं डालें और उन्हें सारांशित करें। आप इसे पेज के हाशिए में भी लिख सकते हैं। स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना ठीक है। मेरे मामले में मैं किताब पढ़ते समय अपने स्मार्टफोन को एक हाथ से पकड़ता हूँ। दिलचस्प सामग्री की एक पंक्ति लिखें और इसके नीचे अपना सारांश लिखें। पृष्ठों की संख्या पर भी ध्यान दें और मैं अगले एक को फिर से पढ़ना जारी रखूंगा। यह याद रखना बहुत आसान है। पढ़ने के बाद क्या करना है, मुझे सामग्री की याद दिलाएं। और यही मैं चाहता हूं कि आप इसे पढ़ने के बाद करें। आपके द्वारा लिखे गए ज्ञापन को देखें और याद रखने की कोशिश करें कि उस पृष्ठ पर क्या लिखा गया था। कृपया क्विज और समस्याओं को याद रखने का आनंद लें जैसे कि आप उन्हें हल कर रहे हों। इनपुट करते समय मनुष्य याद नहीं कर सकता। जब आप याद रखने की कोशिश करते हैं, यह मेरी याद में रहेगा। इसलिए यदि आप इसे याद रखने की कोशिश नहीं करते हैं, तो आप इसे भूल जाएंगे। अक्सर यह कहा जाता है कि यदि आप लोगों को सिखाते हैं, तो आप इसे समझ सकते हैं। यह बिल्कुल वैसी ही बात है। अपने नोट्स को देखते हुए किसी पुस्तक की सामग्री को किसी से परिचित कराना भी एक अच्छा विचार है। मैं जो सबसे ज्यादा सलाह देता हूँ वह है किताब की समीक्षा लिखना। उन्हें अपनी स्मृति में रखने के लिए समीक्षा और ब्लॉग लिखना प्रभावी है। यदि आप ज्ञापन को देखते हुए अपने इम्प्रेशन लिखते हैं, तो आप निराश महसूस करेंगे क्योंकि आप उन्हें याद नहीं कर सकते। मैं यह याद रखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसे आसानी से याद नहीं कर सकता। उस हताशा को मेरी याद में रखना महत्वपूर्ण है। इसलिए यदि आप इसे याद नहीं कर सकते हैं, तो कृपया लगभग 5 मिनट तक पुस्तक को देखे बिना इसे याद रखने की पूरी कोशिश करें। कृपया हर तरह से इस तकनीक का उपयोग करके पढ़ने का आनंद लें। यह ज्ञान कैसा था? यदि आपको यह उपयोगी लगता है, तो कृपया मुफ्त में पंजीकरण करें। हर व्यक्ति में हमेशा अपना जीवन बदलने की शक्ति होती है। आज सबसे छोटा दिन है। आइए ज्ञान के साथ कार्य करें और अपने भविष्य के लिए आगे बढ़ें। जल्द मिलते हैं।